सब बच्चों को गुड आफ्टरनून। संख्या आज कम क्यों लग रही है भाई? आज टेस्ट था क्या वो, या टेस्ट का रिजल्ट था? रिजल्ट। ओके, तो अपना चल रहा है क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और आज ये फिनिश होने वाला है। एजेंसी 9 यूनिट, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आपके टोटल लॉ के सिलेबस में एक साइड कर दो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को और एक साइड कर दो बाकी का सिलेबस, दोनों बराबर है। सोगा में 4 यूनिट है मात्र, जिसमें 2 यूनिट तो एक एक क्लास के होते हैं, और पार्टनरशिप एक्ट में 3 यूनिट है हमारे। कंपनीज एक्ट में अगर हमने 1.5 घंटे की क्लासेस ले ली तो 1.5 घंटे की क्लास में मैं 4 क्लास में मैक्सिमम कंपनीज एक्ट फिनिश है। और आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो कोशिश करेंगे 4-5 लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने का। प्लानिंग सुन लो, प्लानिंग मेरी ये होगी कि जो अगली क्लास होगी वो पहले होगी पहले चैप्टर की। पहला चैप्टर सब बच्चों के लिए खौफ का वो विषय बना हुआ है कि उस इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वही पढ़ाना है ना, उसी की फीस लिए, ठीक है। तो इसके बाद एजेंसी के बाद आज ये खत्म हो जाएगा। बातें नहीं, कोई टाइम आज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, सिर्फ सुनना है और आज इसको कंप्लीट करना है। पहले नोट्स से खत्म करके फिर जाते हैं अपनी किस पे, किताब के ऊपर। तो उसके बाद फर्स्ट चैप्टर, एंड फर्स्ट चैप्टर के बाद मूव ऑन करेंगे सीधा नेगोशिएबल। डन, स्ट्रेटजी ठीक है। और नेगोशिएबल के बाद करेंगे एलएलपी, एंड उसके बाद करेंगे सोगा एंड पार्टनर, क्योंकि उसके बाद आधे से ज्यादा आएंगे नहीं। जो नहीं आएगा उसके घरों पे फोन जाएगा। कुछ है ना, कुछ इंटेलिजेंट समझेंगे अपने आप को कि पहले भी पढ़ा हुआ है। रिपीटर्स की बात कर रहा हूं, बैच में काफी बच्चे ऐसे भी जो रिपीटर्स है। कोई चैप्टर ढीला नहीं छोड़ना, सारे बराबर है हमारे लिए। इनफैक्ट जो पहले पढ़ा हुआ है वो स्कोरिंग हो सकता है, क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किया हुआ है। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो रिपीट कर रहे हैं, और जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए तो सारी चीजें नहीं है, ठीक है। तो प्रयास करते हैं आपके अप्रैल एंड तक आपको पढ़ा देने की सिलेबस को, ताकि उसके बाद हम क्या स्टार्ट कर सके, रिवीजन स्टार्ट कर सके। और रिवीजन उतनी ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट होने वाली है जितना आपकी सिलेबस है। और बिलीव करो, आपकी जो इस बार की रिवीजन है, मैंने काफी तैयारियां की है उसकी भी। हर सेशन में कुछ इंप्रूवमेंट करने का मन करता है। आपके लिए मैंने कुछ तैयारियां की हुई है जो आपको रिवीजन में बड़ी हेल्प करेगी। डन है, लेट्स स्टार्ट आज की क्लास। मैंने आपको पढ़ाया एजेंसी। एजेंसी की अभी वैसे तो वो 2 क्लास हो गई है, क्योंकि वो थी 2 घंटे की क्लास, है ना। एजेंसी हमने पिछली क्लास में पढ़ा। पहले मैंने आपको बताया एजेंसी का मतलब क्या होता है। एजेंसी का मतलब होता है द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। जहां पर 2 पर्सन होते हैं, दोनों के आपस में कुछ रिलेशन होते हैं, वो वाले नहीं जो तुम्हारे नहीं बन सके कभी, ठीक है। दोनों पर्सन के आपस में कुछ रिलेशन होते हैं। एक पर्सन प्रिंसिपल का रोल निभा रहा होता है और एक दूसरा पर्सन है जो एजेंट का रोल निभा रहा होता है। आप ऐसे बोल सकते हो कि जो एजेंट है वो किसी प्रिंसिपल के बिहाव पर, एजेंट क्या करता है, एजेंट किसी प्रिंसिपल के बिहाव पर प्रिंसिपल की किसी ड्यूटी को एजेंट कर रहा होता है, या किसी थर्ड पार्टी के साथ में कोई ट्रांजेक्शन करनी है प्रिंसिपल को, बट वो काम सौंप देता है किसको, एजेंट। और प्रिंसिपल कौन होता है, जिसके लिए वो एजेंट क्या करता है, काम करता है। क्लियर है।
फिर हमने बात की थी मीनिंग ऑफ एजेंसी में, एजेंट हो गया, एजेंट इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन होता है? जिसके लिए एजेंट काम करता है। क्वेश्चन था प्रिंसिपल कौन बन सकता है? सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेंट पर्सन कैन बी द प्रिंसिपल, और कॉम्पिटेंट पर्सन के अलावा कोई और प्रिंसिपल नहीं बन सकता। बात अब करते हैं एजेंसी की। तो मेरे प्यारे, एजेंट जो है वो कोई भी हो सकता है, एजेंट कोई भी हो सकता है, चाहे वो कॉम्पिटेंट हो चाहे इनकॉम्पिटेंट हो। एनी पर्सन कैन बी द एजेंट ऑफ द, मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। लेकिन अगर बात इनकॉम्पिटेंट पर्सन की होती है तो इनकॉम्पिटेंट पर्सन एजेंट तब होता है जब वो, जल्दी से बताओ, एजेंट वहां पर इनकॉम्पिटेंट पर्सन लाइबल नहीं होता। जनरली प्राइमरी लाइबिलिटी एजेंट की होती है, बट अगर एजेंट इनकॉम्पिटेंट है तो अब वो बंदा लाइबल, जैसे कि माइनर, माइनर विल नॉट बी पर्सनली लाइबल। ऑल वेल। फिर हमने डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी करा था, और ये आपके पेपर में, जैसे कि अगर इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्की बात है। मैं आपको अभी से बोल रहा हूं 99%, 99% क्वेश्चन आएगा तो इन चारों में से एक पे आएगा। अब और सुन लो, उस 99% का और 99% बीच में से आएगा एजेंसी बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट। देख कहीं और से आया, गाली गलौच मत करना। लेकिन मैं अपना एक अनुमान बता रहा हूं, क्योंकि ये जो पूरा टॉपिक आया ना, ये पूरा टॉपिक सीए इंटर से उठ के आ रहा है। पहले ये कहां हुआ करता था? इंटर में पढ़ाते थे हम लोग। इंटर लेवल पर इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता था नेसेसिटी से, टॉपिल से, या होल्डिंग आउट से, या रेटिफिकेशन से। तो आपके लिए 99% जो इंप्लाइड एग्रीमेंट है वो तो खा जाना पूरा साला, जितना क्वेश्चन हो सके उतना कर मारना। ऑल वेल, ठीक है जी। तो हमने बात करी कि डिफरेंट मेथड ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी में 4 तरीकों के मेथड होते हैं एजेंसी बनाने के लिए। एक तो होता है आपका एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, तो वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। दूसरा होता है एजेंसी बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट, वो स्टॉपेल, होल्डिंग आउट, और तीसरा है एजेंसी बाय, एंड चौथा है एजेंसी बाय। क्या ये सारी डिटेल्स हमने की थी? अगर बात एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट की आप करते हो, अच्छा एक बात और, नोट्स जैसे ही खत्म होंगे, अभी आधे घंटे में खत्म हो जाएंगे नोट्स, फिर हम सीधा इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल पे जाएंगे। कुछ टॉपिक्स हैं जो नोट्स में मैं कवर नहीं करूंगा, छोटे छोटे, वो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से करें। तो एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट में मैंने ये बताया कि भाई प्रिंसिपल क्या करता है, हिमसेल्फ अपॉइंट करता है किसी एजेंट को, बाय ओरल और थ्रू रिटर्न। अगर रिटर्न की बात करें तो उसको बोलते हैं पावर ऑफ। फिर एजेंसी बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट में होता है बाय स्टॉपेल। स्टॉपेल मतलब स्टॉप्ड फ्रॉम, यानी कि अब तू मना नहीं कर सकता, तू मना करेगा तो मैं तुझे रोक लूंगा। मतलब यहां पर एक बंदा जो है वो बन गया प्रिंसिपल और एजेंट, मतलब प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप बन गया बाय स्टॉपेल से। इसको मैंने बहुत प्रेम से बताया था, एक बार और बताता हूं। देखो यहां पर आपके सामने दोबारा से यही एग्जांपल बैठा हुआ है। ए ने कहा पी के सामने, पी मेरे बगल में, मैं ए हूं, पी मेरे साथ खड़ा है, और मैं टी नाम के बंदे को बोल रहा हूं कि मैं इस पी का एजेंट हूं। पी ने कुछ नहीं बोला। यहां पर एक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, ना तो वो गूंगा था, ना वो बहरा था, ना वो पागल था, ना वो माइनर था, वो नॉर्मल आदमी था। तो उसको बताना चाहिए ना। उस बंदे ने कोई कुछ नहीं बोला, मत बोल फिर। फ्यूचर में टी ने ए से कोई एग्रीमेंट कर लिया ये सोचकर कि ए इज द एजेंट ऑफ पी, तो फ्यूचर में बाद में पी उस चीज के लिए लाइबल होगा, क्योंकि पी बन गया प्रिंसिपल बाय स्टॉपेल। और अब वो अगर मना करे तो मेरा एजेंट ही नहीं है,
उसको रोका जाएगा मना करने से। स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग आ गया। मैं आज भी कह रहा हूं ये स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग शब्द अभी तो रिवीजन कराई, पिछली क्लास में उसको पूरा चिट्ठा खोला था इसका मैंने। ये शब्द सीए करने वाले फाउंडेशन के बच्चे को बहुत परेशान करता है, और ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी आएगा, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी है, ये यहां पर भी है। इंटर में आओगे तो कंपनीज एक्ट में भी मिलेगा। तो इस शब्द से पूरा आ गया समझ में, अब आप मना नहीं कर सकते। फिर हमने बात करी मेरे प्यारो एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। मेरा पास्ट पॉजिटिव एक्शन है, मेरा क्या है पास्ट पॉजिटिव एक्शन, तो इसको बोलते हैं एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। फिर ये कहता है एजेंसी बाय नेसेसिटी। कभी कभी इमरजेंसी में मुझे क्या बनना पड़ता है, एजेंट बनना पड़ता है। मैं बन सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे इन कंडीशन का पालन करना पड़ेगा। और फिर था एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन ये बात बोलती है कि हर पार्टनर दूसरे बंदे का क्या होता है, एजेंट होता है। पार्टनरशिप एक्ट हमेशा म्यूचुअल एजेंसी की बात करता है। एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एंड अदर पार्टनर इज एजेंट। फिर था एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन मतलब कंफर्मेशन। रेटिफिकेशन मींस रेगुलराइजेशन ऑफ पास्ट इरेगुलर एक्ट ऑफ द एजेंट बाय। तूने कुछ गड़बड़ कर दी, इट्स फाइन, कोई बात नहीं। एक बार और सुन ले। हुआ ऐसे कि मैंने तुझे, तेरे ऊपर ही लेके बोलता हूं, मैंने तुझे अथॉरिटी दी कुछ काम को करने की। मैंने कहा तू नेहरू प्लेस जा और मेरे लिए एक आहूजा का माइक लेके आ जियो। 1600 रुपए वाला लियो। 3 माइक होंगे, एक 1600 का होगा, एक 2400 का होगा, एक 2800 का होगा। तुझे 1600 रुपए वाला माइक का मॉडल नंबर मैंने तुझे बता दिया। तूने कहा ठीक है, तू मेरा एजेंट, मैं तेरा प्रिंसिपल। तू नेहरू प्लेस गया, वहां से तू माइक उठाकर ले आया परचेज कर मेरे बिहाफ पर 2800 रुपए वाला। मैंने कितने का बोला था? अब यहां पर मेरे पास दो ऑप्शन, या तो मैं तुझे बोलूं भाई मैं तो नहीं ले रहा, वापिस कर, तू लाइबल है बैलेंस पैसे के लिए, या मैं ये अपने मन में ये सोचूं इंसानियत के नाते भाई गया तो ये मेरे ही भलाई के लिए था ना। माइक लाया तो 2800 वाला अच्छा ही लाया है, तो मिला नहीं होगा, कोई बात नहीं, चल छोड़, इट्स फाइन, मैं इसी से काम चलाऊंगा। इसको कहते हैं रेटिफिकेशन। तेरी किए गई हरकत को मैंने रेटिफाइड कर दिया। पिछली क्लास में नहीं था ना? यस, इसलिए पूछा तुमने। ओके, तो रेटिव क्या है? अजीब सी फीलिंग आ गई थी। आज चलो जी, अगली बात करते हैं। पेन कहाँ गया मेरा? अगला कंसेप्ट, क्या नंबरिंग दे रहा हूं मैंने इस कंसेप्ट को, क्या नंबरिंग दी थी? कंसेप्ट 2 था ना, कंसेप्ट नंबर 3 लिखो। कंसेप्ट 3, बातें नहीं भाई, बातें नहीं। कंसेप्ट 3 का नाम है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। भाई कोई समस्या है ओम? तेरे को बोला ना बातें नहीं, तेरे को ही बोला था मैंने। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तुम्हारे साथ घर में बहुत बार हुआ होगा। जैसे घर में 4 भाई होते हैं, तो मम्मी ने बोला सबसे बड़े वाले को ये वाला काम कर दे। मान लो ऊपर से
गर्मी आ गई है तो घड़ा निकालना, घड़ा उतारना। कई लोग अभी भी घड़े का पानी पीते, मैं सुबह सुबह उतार कर आया हूँ, ठीक है। तो ऊपर से बोला घड़ा उतार दे, घड़ा और स्टैंड। तो बड़ा वाला यही काम किसको देता है? अपने से छोटे वाले को। मान लो है तार इसको, तो अब उसका बस किस पे चलेगा? उसने उसके छोटे वाले को बोला, और फिर उसने सबसे छोटे वाले को बोला घड़ा उतार, और सबसे छोटे वाले ने मम्मी को बोला मम्मी घड़ा उतार। तो मम्मी क्या करेगी, पहले घर का किरवाड़ पूरा बढ़िया से बंद करेगी और चारों को लाइन हाजिर करेगी, है ना? दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यस और नो? I am giving you the power to do the work and you are transferring your power to someone else. तो अलाउड है या नहीं है? है भी या नहीं भी है? मैंने तुम्हें, अब जैसे तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बोला जाके पढ़ के आओ, तो तुमने अपने दोस्त को भेज दिया पढ़ के आइयो मेरे पास, तो क्या ये सही है? अब सुनो, टॉपिक का नाम है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन मतलब होता है सौंपना, अथॉरिटी मीन्स पावर। तो भाई अगर तुम मेरे एजेंट हो तो तुम्हें एक पावर मैंने सौंपी है, यस और नो? मैं प्रिंसिपल हूं, मैंने तुम्हें एक पावर सौंपी है, और तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बोला है तुम मेरे लिए कोई काम करो, थर्ड पार्टी से मेरे लिए डील करो, और तुम यही काम किसी और को सौंप रहे हो। तो फिर सौंप सकते हो या नहीं? आप इसका आंसर प्रॉपरली नहीं भी बोल सकते और प्रॉपरली हाँ भी नहीं है। अब मान लो अकेले काम करना पॉसिबल ही नहीं है, तो मान ले प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया और काम का लोड इतना ज्यादा था और समय कम था, तो उसको किसी की हेल्प लेनी पड़ी, तो कर सकता है। तो यही पढ़ना है हमें। अब यही सारी चीजें हम बताएंगे। हेडिंग समझ में आ गई? पहले मतलब लिखते हैं, स्टार्ट करें। सबसे पहले लिखो जनरल कंसेप्ट। तो जनरल कंसेप्ट ये कहता है एज ए जनरल रूल an agent can delegate his own authority कैन नॉट, सॉरी बेटे, कैन नॉट। भाई जिसको काम दिया है वही करेगा, जनरली नहीं कर सकता। कैन नॉट डेलीगेट हिज ओन अथॉरिटी दिस रूल is based upon the Latin proverb। तो ये रूल बेस्ड है अपॉन लैटिन प्रोवर्ब डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगियर। जैसे आपने कई सारे लैटिन वर्ड पढ़े ना, समथिंग इन रिटर्न का है, क्विड प्रो क्यो, कॉन्सेंसस एडिटम, है ना? तो विच मीन्स a person to whom authority has been delegated cannot be delegated further। ठीक है, जनरल रूल है। भाई एक बात बता दो तुम्हें, जब से लॉ पढ़ा रहा हूं तब से बताता हुआ आ रहा हूं, बात अगर जनरल की होगी ना, जनरल रूल की, तो उसके
एक्सेप्शंस भी होंगे, तो इसका है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब वो सिचुएशन जहां पर, लिख लो इसके बारे में, हाउ एवर इन फॉलोइंग केसेस एन एजेंट कैन डेलीगेट। एजेंट क्या कर सकता है? डेलीगेट कर सकता है इन सिचुएशन में। तो मैं आपको ये सारी की सारी सिचुएशन पहले बता देता हूं। मैंने किसी एजेंट को, मतलब किसी बंदे को अपना एजेंट बनाया जो कि मेरे बिहाफ पर काम करेगा, लेकिन वो काम किसी भी पर्सनल स्किल पर बेस्ड था ही नहीं। जैसे मैंने उसको बोला कि वो आहूजा का इस मॉडल का माइक लिया 1600 वाला, अब वो खुद जाए या वो उसको भेज दे पीछे वाले को, कोई दिक्कत है क्या? इसमें पर्सनल स्किल बेस्ड था कुछ? हाँ, अगर मैं एजेंट होता, मान ले किसी कोई मीटिंग में जा रहा हूं किसी कंपनी के बिहाफ पर जिसमें मेरी पर्सनल स्किल लगी पड़ी हो, और वहां मैं किसी और को भेज दूं। अब जैसे आपकी क्लास में पढ़ाने के लिए आप सब लोग आए हो क्लास पढ़ने के लिए, और काफी समय से लॉ पढ़ रहे हो, ठीक ठाक समझ में आ जाती है। अब कोई बंदा और आगे पढ़ाए तुम्हें लॉ मेरी बिहाफ पर, तो तुम्हें मजा नहीं आएगा। चाहे बेशक वो, मैं ये नहीं कह रहा वो अच्छा पढ़ाता हो गलत पढ़ाता हो, लेकिन अब तुम्हें एक मेरी आदत भी हो चुकी, और तुम्हें मेरे से समझने की एक इजी प्रोसेस हो गया कि ये बंदा ऐसे समझाता है, समझ में आ जाएगा। तो अब एग्रीमेंट तुम्हारा और मेरे बीच में हुआ है, तो सर अब किसी और को फिलहाल के लिए, फॉर द टाइम बिंग, इस बैच के लिए किसी और को भेजते हैं, तो फिर वो पॉसिबल आप लोगों के लिए मुनासिब नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल स्किल का काम है नहीं है, प्योर पर्सनल स्किल है। टीचिंग इज प्योर पर्सनल स्किल, इसमें कोई भी एडिशनल बात नहीं है, सब पर्सनल है, ऑल वेल। लेकिन अगर कुछ बिना पर्सनल स्किल का कोई काम है, तो फिर यहां पर एजेंट अपनी अथॉरिटी को क्या कर सकता है? पहली बात आ गई समझ में? तो ये लिख लो, फिर दूसरी बताता हूं। नंबर ए, वर्क नॉट बेस्ड अपॉन हिज, हिज मतलब की पर्सनल स्किल एंड नॉलेज। एक आंसर मुझे अभी इस बच्चे ने दिया था, इसने कहा था सर अगर किसी और से काम करवाएंगे तो पूछ लेंगे, अगर किसी और से काम करवा रहा है तो, मतलब प्रिंसिपल से पूछ लिया सर ये तो मैं अकेले नहीं करूंगा, मैं उसके साथ करूंगा, चलेगा तो बोलो। प्रिंसिपल बोलेगा कोई बात नहीं, तू उसके साथ ही कर ले, उससे करवा ले मेरा काम, ठीक है। तो नंबर 2 लिखो, डेलीगेशन विद द कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल। डेलीगेशन विद द कंसेंट ऑफ, ठीक है। नंबर सी बड़ा अच्छा है, व्हेन डेलीगेशन is allowed as per standard business practice और as per custom। क्या कह रहा है? देखो जी, यहां पर डेलीगेशन अलाउड हो रही है एज पर स्टैंडर्ड बिजनेस प्रैक्टिस
और एज पर कई सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम बात किसी से करते हैं लेकिन काम हमारा कोई और कर रहा होता है। बिजनेस प्रैक्टिस ही है, कस्टम ही है। आप कभी कॉल सेंटर में फोन करते हो, फोन उठाता है कोई? वो पता है उस कंपनी का बंदा, ऐसा हो भी सकता है वो उस कंपनी का हो ही ना। पूरा एक्सप्लेन करता हूं। अमेरिका में लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं। मान लो कि मैं अमेरिका में हूं और मैंने एक अवन खरीदा। अवन समझते हो सब? yes, अवन मैंने खरीदा। अवन की वारंटी है 2 साल की। 6 महीने बाद कोई प्रॉब्लम आ गई, तो प्रॉब्लम आती है तो क्या करता है बंदा पहले? कस्टमर केयर। तो मैं अमेरिका में हूँ, कस्टमर केयर पे कॉल किया, तो आपको पता है जो फोन उठाएगा वो बंदा दुनिया की किसी और कंट्री में बैठा होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिकन कंपनी में, अगर अमेरिकन कंपनी अपने यहीं पर ऑफिस में कस्टमर केयर बिठाए ना बंदा, तो बहुत कॉस्टली पड़ता है। अमेरिका में पर आवर लेबर कॉस्ट बहुत हैवी है। तो फिर कंपनीज क्या करती है, वो कॉल सेंटर्स दूसरे, और इंडिया फेवरेट प्लेस है अमेरिका का। इंडिया, पाकिस्तान, ऐसे ऐसे देशों में जहां सस्ता है लेबर। क्या है हमारे यहाँ सस्ता, भेड़ बकरियों की तरह घूम रहे हैं हम लोग। 142 करोड़ चाइना को भी पछाड़ दिया, पता नहीं किसकी बात। थोड़े टाइम बाद दुनिया के खिलाफ लड़ेंगे हम, सब दुनिया एक तरफ और हम एक तरफ है। करेंगे? हाँ बोल रहा है। तेरी क्या प्लानिंग है? आ जाओ, सब आ जाओ। ठीक है। तो वो जो है, सुनना सब। अब यहां पर क्या है, उन्होंने सारा काम क्या करा, डेलीगेट कर दिया, क्योंकि ये परंपरा है, ये पूरी दुनिया करती है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे कोई भी कहीं भी, अब इंडिया का दे रहा हूं बेटे। आपको कोई, मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी चाहिए, तो आपने किसी एजेंट से बात की, ठीक है। वो एजेंट आपको एक दो प्रॉपर्टी दिखा रहा है, बट आपको वो प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई। आपने एजेंट को बोला भाई ढंग की प्रॉपर्टी दिखा। उस एजेंट ने अपने किसी दोस्त से बात करी, वो भी एजेंट ही था, तो उन्होंने एक प्रॉपर्टी दिखाई। मतलब कि क्या हुआ, प्रिंसिपल का एजेंट, और एजेंट ने ये काम डेलीगेट किया किसी और को। क्योंकि प्रॉपर्टी के केस में डेलीगेशन कस्टम है, परंपरा है ये। मैरिज, शादी के लिए एजेंट होते हैं। अब उनकी जानकारी में नहीं होती, वो कहीं से नेटवर्क निकलवाते नहीं, अपने किसी दोस्त को उसकी प्रोफाइल भेज दी कि भाई वो मेरा क्लाइंट है, उस तड़प लग रही है उसको बहुत ज्यादा, ठीक है। तो समझिए बात को। बिचौलिया जो है वो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। समझ गए सब? तो परंपरा है, कस्टम है, स्टैंडर्ड है हमारे बिजनेस का ऐसा। और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, डेलीगेट कर देते हैं। 3 काम ओके। नंबर 4 बहुत सिंपल है। दूसरा, डेलीगेशन विद द कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल से पूछ के मैं डेलीगेट कर रहा हूं। क्लियर है? नंबर 4 लिखो, डी पॉइंट। व्हेन द वर्क इज इन such volume which cannot be performed by agent himself. ठीक है।
अगला बहुत प्यारा टॉपिक है, अगला वाला भी। ओके, समझ में आ गया सबको? क्लियर है? चलो जी, तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, ये क्लियर हुआ, याद आ गया सबको, समझ में आ गया? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जनरल कंसेप्ट पॉसिबल नहीं है, लेकिन 4 केसेस में हम अथॉरिटी को क्या कर सकते हैं? डेलीगेट कर सकते हैं। जब पर्सनल स्किल पे वर्क ना हो, प्रिंसिपल से पूछ लो, या परंपरा ही है डेलीगेशन की, या इतना काम है कि अकेले करना इज नॉट पॉसिबल। ऑल वेल। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है कितना? कंसेप्ट नंबर, लिखो, सब एजेंट and appointment of sub agent। ठीक है, हेडिंग लिखो, छोड़ दो, अब सुनो। टॉपिक का नाम क्या है? सब एजेंट। सब एजेंट मतलब एजेंट का एजेंट। सब एजेंट मतलब एजेंट का एजेंट। डेलीगेशन नहीं लग रहा, लेकिन ये डेलीगेशन से बड़ा है, कैसे बताऊंगा? डेलीगेशन में भी तो एजेंट अपना काम कैसे करता है? किसी और को दे देता है। बट क्या क्यों नहीं होता है भाई? मैं मेरा काम तुझे दे रहा हूं, तो तू मेरा एजेंट हो गया ना। अब तेरा प्रिंसिपल मैं, तो मेरा वो। डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन मतलब बी ने एक काम मुझे दिया, और मैंने वो काम किससे करा लिया? ये डेलीगेशन है ना। सब एजेंट भी यही है, अभी बताऊंगा। बट इसमें कुछ फर्क है, वो फर्क भी बताना, इसीलिए तो टॉपिक अलग अलग है, वरना सेम कैसे होता? ठीक है, तो सब एजेंट का मतलब होता है एजेंट का एजेंट। तो अब सुनना बहुत अच्छे से। प्रिंसिपल और एजेंट, मेन प्रिंसिपल एजेंट, उन दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट बना प्रिंसिपल एजेंसी का, और प्रिंसिपल ने जो काम एजेंट को दिया वो काम एजेंट खुद नहीं कर रहा, वो काम अब वो किसी और से करवा रहा है। तो यहां क्या बना होगा? दूसरा कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एजेंट का किसी और बंदे के साथ एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। ऑल वेल। इसको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी कहते हैं। अगर एजेंट ने अपना काम किसी और को, किसी सब एजेंट से करवाया, और वो इन 4 पॉइंट के अंदर कवर था, तो लाइबल होगा प्रिंसिपल। और अगर कवर नहीं था तो लाइबल कौन होगा? एजेंट। ये डिफरेंस है यहां पर। कुछ आया समझ में? हाँ जी। अब बता रहा हूं भाई, अभी तो पूरा बोला ही नहीं मैंने। तब सुनना, मैंने अपना काम दिया आपको, मैं प्रिंसिपल, आप एजेंट। आपने वो काम करवाया अपने किसी मित्र से, आपने उसके साथ कोई एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो काम का वॉल्यूम ही इतना ज्यादा था कि आपको किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ा। तो ये तो एक तरीके का डेलीगेशन भी है, और ये अलाउड है। यहां कोई दिक्कत होगी तो फिर प्रिंसिपल लाइबल होगा। बट आप इन 4 पॉइंट के अलावा कोई आपकी मजबूरी भी नहीं है, ना तो परंपरा है डेलीगेशन की, ना आपने मेरे से कंसेंट लिया है, और ना पर्सनल स्किल पे भी बेस्ड है। और इसके अलावा आपने जो लास्ट वाला पॉइंट है, काम का वॉल्यूम भी इतना ज्यादा नहीं। क्लियर है? फिर भी आपने नया एजेंट बनाया, तो यहां पर फिर कौन लाइबल होगा? क्लियर है? अभी सिर्फ मैंने ओरली बताया, अब इसको लिखेंगे अच्छे से और वर्ड टू वर्ड इसको समझाऊंगा। सब एजेंट
सबसे पहले सब एजेंट का मतलब लिखो। सब एजेंट इज एजेंट का एजेंट। ठीक है, इन बिटवीन सब एजेंट एंड एजेंट देर इज सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एजेंसी का क्या बनता है? जैसे कि यहां पर ये पी है, पी और ए के बीच में क्या बना? फर्स्ट एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। अब ए ने वही काम जो है वो बी से करवाया, तो ए और बी के बीच में क्या बन गया? एक बात बताओ सारे के सारे ज्ञानी हो, पी ने ए को अपॉइंट किया और ए ने किसको अपॉइंट कर लिया? ए ने बी को अगर अपॉइंट किया है, वो उन 4 पॉइंटों में कवर हो रहा है डेलीगेशन के, तो प्रिंसिपल लाइबल होगा, और अगर कवर नहीं हो रहा तो सही है। इसी को बोलते हैं इफेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट। क्या बोलते हैं? हेडिंग बनाओ, लिखो इफेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट। इफेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट। लिखो व्हेन अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट इज प्रॉपर। अगर इसकी अपॉइंटमेंट प्रॉपर हुई है तो यहां प्रिंसिपल लाइबल होगा। तो लिखो अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट is proper only when delegation is possible या allowed या permissible by agent। Here the principal will be liable for the work of
तो कौन लाइबल होगा बच्चे? प्रिंसिपल लाइबल होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर उसने डेलीगेशन के अकॉर्डिंगली काम किया। अगला कह रहा है व्हेन सब एजेंट अपॉइंटमेंट is improper, सेक्शन 193, देखो अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट कब होगी इम्प्रॉपर, जल्दी बताओ? जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वाले 4 पॉइंट को एजेंट ने कवर नहीं किया। इज इम्प्रॉपर only when delegation is not allowed। अच्छा एक बात बताओ, जब डेलीगेशन अलाउड ही नहीं है तो फिर आप किसी और को क्यों दे रहे हो? मान लो पर्सनल स्किल पे बेस था तो आप किसी और को क्यों दे रहे हो? सही है, तो यहां कौन लाइबल होगा? हियर द प्रिंसिपल विल नॉट बी लाइबल। फॉर द वर्क ऑफ सब एजेंट but the agent will be all well। तो यहां पर हमारा नोट्स से अभी है टॉपिक, बट नोट्स में हमारा ये क्या होता है, एक काम करते हैं बुक पे आ जाते हैं फटाफट। पहले जरा ये बुक में निकाल लूं एजेंसी। लोड हो रहा है, 1 मिनट। तब आ जाओ। तो एजेंसी का चैप्टर आईसीआई से,
चलो जी, तो यूनिट का यहां पर ओवरव्यू है। मीनिंग, सब एजेंट, रेटिफिकेशन, रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन एंड राइट्स ऑफ एजेंट, एन इफेक्ट ऑफ एजेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्ट विथ थर्ड पर्सन। ठीक है, सब लोग आ जाएं। क्या हमने एजेंसी का मतलब पढ़ लिया? एजेंट मीन्स ए पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद द प्रिंसिपल मीन्स द पर्सन फॉर whom such act is done or who is so। नोट्स में आधी चीजें हैं, आधी से थोड़ी ज्यादा है, और बाकी बची हुई हम कहां करने वाले हैं? बुक से। टेस्ट ऑफ एजेंसी। एजेंसी का टेस्ट क्या होता है? टेस्ट ये होता है कि एक बंदा जो है वो लाइबल होता है, आंसरेबल होता है किसी थर्ड पार्टी को किसी के बिहाफ पर। कह रहा वेदर द पर्सन हैज द कैपेसिटी टू बाइंड द प्रिंसिपल एंड मेक हिम आंसरेबल टू द, whether he can establish privity of contract between the principal and third party। क्या है privity to contract मतलब? क्या कहता है? yes, stranger to the contract cannot take। लेकिन उसके क्या थे? ठीक है, तो कह रहा अगर आंसर इस क्वेश्चन का यस है तो रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी है। Thus, agency is a comprehensive word used to describe the relationship between one person and another, where the first person bring the second mentioned person into legal relation with other। मतलब सिंपल, ए ने बी को ये बोला कि तुम मेरे बिहाफ पर सी से क्या बना? लीगल रिलेशन बने। मैं तुझे इस चीज की क्या दे रहा हूं? मैं तुझे इस चीज की अथॉरिटी दे रहा हूं। मतलब कि ये बी सी के साथ में जो भी कुछ कर रहा है, जो भी लीगल रिलेशन बना रहा है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, आप मान लेना वो बी नहीं बना रहा, वो कौन बना रहा है? आ गया समझ? यस, ए विल बी लाइबल। तो जैसे यहां पर ये देखो लिखा हुआ है, एक मैक्सिम है, ठीक है, क्वी फेसिट पर एल्यूम फेसिट पर से। इसको रटना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। अब इसका मतलब इंग्लिश में क्या है? हु एक्ट थ्रू एन एजेंट इज हिमसेल्फ एक्टिंग। मतलब एजेंट के थ्रू जो भी काम हो रहा है वो एजेंट नहीं कर रहा, वो मैं ही कर रहा हूं। तो हमने अभी पिछली क्लास से अभी तक बार बार लाइबिलिटी किस पे डाली है? प्रिंसिपल पे। क्यों डाली है? वो इसी की वजह से तो डाली है। ठीक है, अब ये कहते हैं अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटीज ऑफ एजेंट। सबसे पहला एजेंट कौन होना चाहिए? मेजर और अथॉरिटी। क्या कंसीडरेशन जरूरी है? विदाउट नहीं, विदाउट पिछली क्लास में नहीं आया था? भांग की गोले खा रहा है आजकल। ठीक है, आ जाओ। मैंने पिछली क्लास में इतनी लंबी लंबी चौड़े भाषण दिए थे। तेरे को हक नहीं है बोलने का, मेरे को हक है, चुप रहे। सब सुनना। कंसीडरेशन अगर नहीं भी होता तो भी एजेंसी वैलिड होती है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो यूनिट नंबर 2 नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन पढ़ लो। इन द केस ऑफ एजेंसी नो नीड ऑफ कंसीडरेशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना कंसीडरेशन ही सारे एग्रीमेंट बनते। कंसीडरेशन होता है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है। अब बात करते हैं क्रिएशन ऑफ एजेंसी की। ये भी हमने कर लिया था। कैसे करते हैं क्रिएट? एक्सप्रेस एग्रीमेंट, इंप्लाइड एग्रीमेंट। इंप्लाइड में हमने कई सारी बातें पढ़ी। एजेंसी बाय टॉपेल, टॉपेल बता दिया था। अच्छा, वहां मैंने एग्जाम्पल लिखवाया था। अब यहां पर वर्ड टू वर्ड पढ़ूंगा इसको। ऊपर वाला इजी वाला वो नॉर्मल था इसलिए मैंने छोड़ा। वेयर द प्रिंसिपल बाय हिज और स्टेटमेंट विलफुली इंड्यूस अनदर पर्सन टू बिलीव दैट ए सर्टेन पर्सन इज हिज, एंड बाद में वो मना कर रहा है,
नहीं, अब मना, स्टॉप्ड फ्रॉम देना। तो देखो, स्टॉपेल ये इंपॉर्टेंट है। According to section number 237 of the Contract Act, an agency by estoppel may be created when following essentials are: number one, the principal must have made a, मैंने बताया था ना, पी वहीं खड़ा है और मैं उसके सामने बोल रहा हूं, द रिप्रेजेंटेशन में बी एक्सप्रेस, और वो चुप है मतलब इंप्लाइड है, और हाँ बोल रहा है तो फिर है। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट स्टेट दैट द एजेंट हैज एन अथॉरिटी, मतलब वहां ये पता लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं एजेंट हूं, ये मेरा प्रिंसिपल है, और टी ने फ्यूचर में लोन दे दिया, पैसे दे दिए, सामान दे दिया, और वो नकार रहा, नहीं नकार सकता, सही है। और प्रिंसिपल इंड्यूस कर रहा है थर्ड पर्सन को, तो पक्का कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है कि वो ये बताए कि इस बगल वाला बंदा मेरा एजेंट है। जैसे मैं तुमसे कहूं, यहाँ कोई बंदा खड़ा है, तुमसे मिलवाने के लिए लेकर आया, स्टेज पे खड़ा करा, तुम्हारे भाई दोस्त है मेरा, बचपन का यार है, चड्डी वाला यार, कुछ भी कर देते हैं एक दूसरे के लिए हम लोग, भाईजान है, ठीक है। अब इससे तुम लोग क्या समझोगे कि वाकई में ये मेरा कौन है, और उस साले ने कुछ नहीं बोला, वो गूंगा बहरा भी नहीं है, चुपचाप खड़ा है, तो तुम्हें क्या लगेगा, ये मेरा क्या है, दोस्त है। अब बाद में वो डिनाई थोड़ी कर सकता है, बाद में कोई बात हो गई, उससे बोला तेरा ही तो दोस्त है, तो मेरा कौन सा दोस्त है साले, तू वहां खड़ा था, तेरे सामने 500 बच्चे बैठे हुए थे, और उनके सामने तूने कुछ नहीं बोला, और तेरा तू आज मना कर रहा है, तेरा दोस्त है वो, और तू मना नहीं कर सकता, स्टॉप्ड फ्रॉम, ऑल वेल। तो यहां एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ लेते हैं। ए कंसाइन गुड्स टू बी फॉर सेल एंड गिव्स हिम इंस्ट्रक्शन नॉट टू सेल बिलो ए, बोला भाई 100 रुपए से कम में मत बेचियो। सी बीइंग इग्नोरेंट ऑफ बी's इंस्ट्रक्शन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी to buy the goods at the price lower than the, A is bound by the contract. A cannot plead that he had given instruction to B to not sell the goods below certain price. An agency by estoppel is consequently deemed between A and, आगे समझ, कोई डाउट, ठीक है, वो अलग है बेटे, वो टॉपिक है, ये वाले टॉपिक में भी है, ठीक है। एग्जाम्पल 7, if Pial the principal has for several months permitted Sunil to buy goods on credit from Prasad and has paid for the goods bought by Sunil, Pial cannot later refuse to pay Prasad, who had supplied goods on credit to Sunil in the belief that he has Pial's, क्लियर है। जब बार बार तू सुनील को मेरे पास भेजता है, तो आज फिर मैंने सुनील को पैसे दे दिए, वो तेरे नाम से आया था, दे दिए मैंने, और तू मना कर रहा है, ये इंप्लाइड है, जब तक तू मना नहीं करेगा तब तक मैं उसको पैसे देता रहूंगा, क्योंकि बहुत महीनों से मैं ही दे रहा हूं पैसे, समझ गए। अब है एजेंसी बाय, ये मेरे प्यारे, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। जैसे राजा हैज ए लार्ज फार्म ऑन विच श्याम इज द केयर टेकर, व्हेन राजा इज इन कनाडा देयर इज ए ह्यूज फायर ऑन द फार्म, राजा कनाडा में और फार्म पे बहुत ज्यादा आग लग गई। Shyam becomes an agent of necessity for Raja so as to save the property for being destroyed by fire. Raja the principal will be liable for any expenses. अब उसने, आग लग रही है, उस आग से बचाने के लिए उसने जितने भी कदम उठाए, कुछ खर्चे भी हुए होंगे, तो राजा मना नहीं कर सकता, अरे आग लग रही थी, एक तो बचाया उसने तेरा घर। और एक दूध वाला एग्जाम्पल याद है, मिल्क वाला, ठीक है। एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब जब लॉ ट्रीट करता है किसी पर्सन को एज एन एजेंट ऑफ अनदर, जैसे एक पार्टनर जो होता है वो एजेंट होता है, ऑल वेल। फिर रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन मतलब कंफर्मेशन, जैसे क्या हुआ, एक्स हु इज वाई इज एजेंट,
एक्स, मैं एक्स हूं, मैं वाई का एजेंट हूं, हैज ऑन 10th जनवरी 2022 परचेज गुड्स फ्रॉम जेड ऑन क्रेडिट विदाउट, बाद में 20 जनवरी को वाई ने एक्स को बोली ये बात कि ही विल एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द अमाउंट। बोले चल छोड़ना, कोई नहीं, तू अच्छा आदमी है, तूने मुझसे बिना पूछे खरीदा ना, कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा पैसे। देन दिस इज कॉल्ड व्हाट, रेटिफिकेशन। समझ गए सब? अब रेटिफिकेशन के मैंने एसेंशियल्स आपको पढ़ाए थे। रेटिफिकेशन में भी एक्सप्रेस और, या मैंने अब एक बर्गर वाला एग्जांपल दिया था, याद करो, मैंने अपने भाई को लेने भेजा था, क्या भेजा था मैंने, बर्गर, ले आया कचौड़ी, मैंने वो खा ली, मतलब मैंने इम्प्लाइडली उसको बोल दिया इट्स फाइन, कोई बात, सही है। और एक्सप्रेसली मतलब मैं बोल के माफ कर रहा हूं, बोल के रेटिफाइड कर रहा हूं। तो कह रहा है रेटिफिकेशन में भी एक्सप्रेस, क्या हो गया ये, ratification may be express or implied. Ratification may be express or may be implied in the conduct of the person on whose behalf the act are done. Example है A without authority buy goods for B. Afterward B sells them to C on his own account. तो B का ये जो कंडक्ट है ये इम्प्लाइडली बता रहा है कि मैंने A को रेटिफाइड। A without B's authority lend B's money to C. Afterward B accept interest on the money from C. तो बी का कंडक्ट भी क्या है, इम्प्लाइडली है कि तूने एक्सेप्ट, ए ने बी का पैसा सी को उधार दे दिया बिना पूछे, बी ने उसका इंटरेस्ट रिसीव करा, तो बी अपने इस एक्ट से इम्प्लाइडली बोल रहा है कि इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, ऑल वेल। नॉलेज रेक्विजिट फॉर वैलिड रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन वैलिड नहीं होगी जब तक प्रिंसिपल को इस बात की पावर, सॉरी इस बात की नॉलेज प्रॉपरली, उसको सारी सर्कमस्टांसेस के बारे में पता हो। पर चला उसने हाँ बोल दिया, बाद में कुछ और निकला, सही है। वो बंदा बोला मैंने आपके नाम से उधार ले लिया, तो मैं बोल रहा हूँ चल कोई नहीं यार मैं दे दूंगा, तो बाद में पता लगा 20 करोड़ लेके गया था। तो पहले पूरी क्या होनी चाहिए, नॉलेज। तो नो वैलिड रेटिफिकेशन कैन बी मेड बाय अ पर्सन हुज नॉलेज ऑफ द फैक्ट ऑफ द केस इज मटेरियली, अब समझ गए। एग्जाम्पल 12, ए हैज एन अथॉरिटी फ्रॉम पी टू बाय सर्टेन गुड्स एट द मार्केट रेट, he buys at the higher rate but P accept the purchase. Afterward, P comes to know that the goods purchased by A for P belong to A himself. The ratification is not binding on, वो उसी का गुड्स था, नहीं समझे। मैंने आपको एजेंट बनाया कि मार्केट प्राइस से ज्यादा में गुड्स मत खरीदना, आपने किसी और से हायर में खरीद लिया, मैंने रेटिफाइड कर दिया, बाद में पता लगा वो साला गुड्स इसी का था, एजेंट का ही, और उन दोनों की क्या थी, मिली भगत, सही है। इसीलिए प्रॉपर नॉलेज होनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं लाइबल नहीं होगा, और मैं होल ट्रांजेक्शन को रेटिफाइड करूंगा, आधी अधूरी को नहीं कि एक हिस्सा मैं एक हिस्सा तू, कुछ नहीं, या तो पूरी रेटिफाइड कर या पूरा मना कर। एंड रेटिफिकेशन कैन नॉट इंजर्ड थर्ड पर्सन, when the interest of third party is affected the principle of ratification does not apply. Ratification cannot relate back to the date of contract if third party has in the intervening time acquired rights. इसका मतलब बताता हूं, पहले एग्जांपल लिखा है, ए नॉट बीइंग ऑथराइज्ड देयर टू बाय बी, ए जो है वो बी से ऑथराइज्ड नहीं है, डिमांड्स ऑन बिहाफ ऑफ बी, ए ने बी के बिहाफ पर डिमांड करी द डिलीवरी ऑफ चैटल द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रॉम सी के पास, वो प्रॉपर्टी रखी हुई थी, किसकी प्रॉपर्टी थी, बी की, और बी ने ए को ऑथोराइज नहीं किया था कि तू मेरे ब्याह पर प्रॉपर्टी लिया, लेकिन ए जो है वो बी के ब्याह पर सी के पास चला गया, यहां तक ओके। दिस डिमांड कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय so as to make C liable for damage for his refusal to
डिलीवर्ड। क्या मतलब है, जरा जरा जल्दी बताओ, कौन बताएगा? की पोजीशन में डिलीवर किया आप किसी को भेजी, बट फ्री ए ने फिर भी जो इस केस में सी लायबल होगा। वेरी नाइस। इस केस में कौन लायबल होगा? अब ये क्या है जरा समझ लो। देखो जी, ये कह रहा है रेक्टिफिकेशन कैन नॉट इंज्योर थर्ड पार्टी। कहता है व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पार्टी इज अफेक्टेड, किसी कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट अफेक्टेड हो रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ रेटिफिकेशन डज नॉट अप्लाई, तब रेटिफिकेशन अप्लाई नहीं होता। रेटिफिकेशन कैन नॉट रिलेट बैक टू द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ थर्ड पार्टी हैज इन द इंटरवेनिंग टाइम एक्वायर्ड। ये लाइन समझने वाली। कहता है रेक्टिफिकेशन रिलेट बैक फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं होगा, नहीं माना जाएगा अगर थर्ड पार्टी हैज इन द इंटरवेनिंग टाइम एक्वायर्ड राइट। अगर उसी बीच में किसी थर्ड पार्टी का अपना कोई इंटरेस्ट उस प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप में बन रहा हो तो थर्ड पार्टी का नुकसान वहां पर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल ये क्या कह रहा था, ए नॉट बीइंग ऑथराइज देयर टू बाय, ए ऑथराइज एजेंट बी का नहीं है, डिमांड ऑन बिहाफ ऑफ बी, और वो बी के बिहाफ पर डिलीवरी कर रहा है, डिलीवरी मांग रहा है किसकी? बी की प्रॉपर्टी की। किससे? और सी ने वो प्रॉपर्टी अपने पास रखी हुई थी। दिस डिमांड कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय, और इसको बी ने रेटिफाइड नहीं किया, तो फिर यहां पर कौन लाइबल होगा? भाई तूने मेरा गुड्स दिया क्यों? तेरे से किसने बोला था देने को? मेरा गुड्स तुम्हारे पास है और तुम्हारे पास कोई मेरा बंदा आ रहा है जो मेरा एजेंट कभी था ही नहीं। अगर वो कभी एजेंट होता, वो पहले एजेंट होता, वो पहले मेरे साथ आया हुआ है, तुमने पहले देखा हुआ है, तो इस बार तुम गुड्स दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो तो मेरा कभी एजेंट था ही नहीं, जैसे एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। वो तुम्हारे पास आया तो तुमने उसको मेरा गुड्स दिया क्यों? आई बात समझ? तो मैंने उसको रेटिफिकेशन नहीं दी और यहां पर तूने उसको गुड्स दिया है, तो तू लाइबल होगा, यानी कि सी विल बी लाइबल। आगे समझ। एग्जाम्पल नंबर 14, ए होल्ड्स अ लीज फ्रॉम बी, खत्म होने वाली कितने दिन में? सी एन अनऑथराइज्ड पर्सन गिव्स नोटिस ऑफ टर्मिनेशन टू, द नोटिस कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय बी सो हैज टू बी बाइंडिंग ऑन, मतलब ही नहीं है कोई बी का। डन है? चलो, रेटिफिकेशन हमेशा रीजनेबल टाइम में करना है, ये भी लिखवा दिया था। एंड कम्युनिकेशन ऑफ रेटिफिकेशन, और रेटिफाइड कर दिया तो बता भी दो सामने वाले पर्सन को, तेरी गलती मैंने माफ कर दी, इट्स ओके, मैं लाइबल हूं, ठीक है। और जो भी रेटिफिकेशन करो वो वैलिड होना चाहिए। याद है लिखवाया हुआ इलीगल, वो किसी का मर्डर करके आ गया, उसने कहा मैं देख लूंगा, मैं चले जाऊंगा जी, पागल है, ठीक है। चलो, एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी, एजेंट की अथॉरिटी। यहां पर मैंने आप लोगों को एजेंसी इमरजेंसी के अंदर मैंने कुछ बताया हुआ है, एजेंट्स अथॉरिटी इन द केस ऑफ इमरजेंसी, याद है सबको? एजेंट इमरजेंसी में कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है। एजेंट शुड नॉट बी इन अ पोजीशन कि वो प्रिंसिपल को क्या कर सके। यहाँ एक सिम्स रेलवे कंपनी वाला आपको बताया था पिछली क्लास में, जहां उसकी ट्रेन थी, और मैंने यहाँ अपना एक एग्जांपल दिया था आपको, ट्रक वाला। तो एक तो नॉर्मल एजेंट होता है, नॉर्मल सर्कमस्टांस में, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो सिर्फ हर लॉफुल थिंग को कर सकता है, लेकिन इमरजेंसी में वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन पहली बात, वो इस पोजीशन में नहीं था कि पूछ पाए,
and there should have been actual and definite commercial necessity for the agent to act promptly. कोई कमर्शियल नेसेसिटी थी, जैसे दूध के केस में क्या बताया था, फट जाएगा वो, नुकसान हो जाएगा. द एजेंट शुड हैव एक्टेड बोना फाइडे, भरोसे पे काम किया, ट्रस्ट पे काम किया, उसने सारे रीजनेबल और प्रैक्टिसेबल कोर्स अपना लिए थे. ट्रक को वो उधर ले गया, उस रास्ता भी बंद, वहां ले गया, वो भी बंद, अब तो कहां जाऊं, चल भाई दूध तो खराब ना हो, दूध बेच दिया गांव में. द एजेंट मस्ट हैव बीन पोजीशन ऑफ द गुड्स बिलोंगिंग टू हिज प्रिंसिपल विच आर सब्जेक्ट टू. सही है. अब बात हुई सब एजेंट की. सब एजेंट मतलब मैंने बताया था प्रिंसिपल अपना काम एजेंट को दे रहा है और एजेंट किसको दे रहा है. इन दोनों के बीच में सेकंड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर इसने एजेंट ने सब एजेंट को काम दिया, अगर एजेंट ने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के उन 4 पॉइंट को कवर किया, तो ऐसे में प्रिंसिपल विल बी लाइबल, अदरवाइज एजेंट विल बी लाइबल. और यहां देखो ये मेरा ये वर्ड भी लिखा हुआ है, डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर, मतलब कोई भी किसी और पर्सन को काम नहीं दे सकता जनरली. तो when agent cannot delegate, an agent cannot lawfully employ another to perform act which he has expressly or impliedly undertaken to perform personally unless by the ordinary custom of trade, या नेचर ऑफ एजेंसी ऐसी है, या सब एजेंट मस्ट बी एम्प्लॉयड, मतलब परंपरा ही है एजेंट रख सकते हैं. ये सब पढ़ा था हमने. सब एजेंट कौन होता है. सब एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट. सब एजेंट पर कंट्रोल ओरिजिनल एजेंट का रहता है, और ओरिजिनल एजेंट पर प्रिंसिपल. तो एक्सेप्शन है जहां पर एजेंट सब एजेंट बन अपॉइंट कर सकता है. वो वैलिड तभी होगा जब कस्टम हो, एजेंट्स एम्प्लॉयमेंट, अनफोर्सिन कोई इमरजेंसी आ गई तो आप कर सकते हो. ठीक है जी. रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड, अगर प्रॉपरली अपॉइंट किया है तो प्रिंसिपल लाइबल. क्लियर है. और अगर प्रॉपरली नहीं किया तो एजेंट लाइबल होगा. पढ़ा दिया मैंने, सेक्शन भी बता दिया 192 193. अब बात करते हैं सब्सटीट्यूटेड एजेंट की. बेटे सब्सटीट्यूटेड एजेंट का मतलब होता है एक की जगह किसी दूसरे बंदे को अपॉइंट कर लेना. सब्सटीट्यूट मतलब, ठीक है, जरा ये देख लेते हैं, फिर डिफरेंस करेंगे, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन करेंगे, राइट्स करेंगे. प्रिंसिपल्स लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी. अभी इसमें मेरे को लगता है एक क्लास और लगेगी, रिवोकेशन भी है ना. कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, एक क्लास और लगेगी इसमें, वो भी ले लेते हैं. ठीक है, क्योंकि समय अभी 5 मिनट ही बचे. अकाउंट्स की है ना अभी. चलो सब्स्टिट्यूटेड वाला देखते हैं, जल्दी आ जाओ. सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज ए पर्सन अपॉइंटेड बाय द एजेंट टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी with the knowledge and consent of principal. Substituted agent are not sub agent, they are agent of the principal का agent. Substitute agent, relation between principal and person duly appointed by agent to act in the business of agency. कह रहा है where an agent holding an express or implied authority to name another person to act for the principal in the business of agency has named another person accordingly, such person is not a sub agent. मतलब क्या हुआ, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया और एजेंट को ये पावर दी है कि वो अपनी जगह पर नॉट अपने से नीचे, अपने से नीचे होता तो सब एजेंट हो जाता, अपनी जगह पर कोई और सब्स्टिट्यूट एजेंट को भी, मैंने इससे बात करी उसने ये बता दिया, मैंने इससे बात करी उसने ये बता दिया,
तो इसकी जगह पर ये आया है, इसके नीचे नहीं आया, इसकी जगह पर आया। ऑल वेल। तो देखो, ए डायरेक्ट बी इज सॉलिसिटेड टू सेल हिज एसेट्स एस्टेट बाय ऑक्शन एंड टू एम्प्लॉय एन ऑक्शनर फॉर द पर्पस। बी ने नाम दे दिया किसका? बी ने बोला मैं नहीं कर रहा, ये करेगा। ठीक है भाई, तो इसको बोलते क्या? सब्सटीट्यूट एजेंट। A authorized B, a merchant is in Kolkata to recover the money due to A from CN company. तो B ने बोला भाई D तू जाके करके आ ये काम, तो ये क्या हो गया? सब्सटीट्यूट एजेंट। ऑल वेल। अब देखो, एजेंट्स ड्यूटी इन नेमिंग सच पर्सन। सब्सटीट्यूट बुला रहा है तो एजेंट की ड्यूटी क्या होती है जब सब्सटीट्यूट वो बुलाता है? तो इन सेलेक्टिंग सच एजेंट फॉर हिज प्रिंसिपल, है ना, पी ने किसको बोला? बी को बोला, और बी किसका नाम सजेस्ट कर रहा है? अपनी जगह पर। तो ऐसी सिचुएशन में इसकी ड्यूटी क्या है? बी की, यानी कि मेन एजेंट की क्या ड्यूटी है? तो कहता है इन सेलेक्टिंग सच एजेंट फॉर हिज प्रिंसिपल एन एजेंट इज बाउंड टू एक्सरसाइज द सेम अमाउंट ऑफ डिस्क्रेशन एज ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी। मतलब वो पूरी सतर्कता से, खुद नहीं कर रहा कोई काम तो वो पूरी सतर्कता से दूसरे अपने किसी भाई को लेकर आएगा काम पे, और वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि किसी को भी उठा के प्रिंसिपल के गले में डाल दिया। सही है? Prudence would exercise in his own case, and if he does this, he is not responsible to the principal for the act or negligence of the agent. So, अगर उसने बहुत अच्छे से, जैसे मान ले किसी ने मुझे बोला कि आप मेरे लिए काम कर दो, मैंने अपने जगह पर किसी मिस्टर बी को बोल दिया, और मिस्टर बी बहुत ही मतलब रेप्यूटेड बंदा था, बहुत समझदार था, रिस्पॉन्सिबल था, अच्छा काम करता था, मेरी नज़र में बेस्ट था, उसने पास्ट में बहुत सारे क्लाइंटों को अच्छा सा सर्व किया, मैंने उसको दे दिया, लेकिन उससे इस बार गड़बड़ हो गई तो मैं इसके लिए लाइबल। लेकिन मान लो मैंने आंख बंद करके कोई भी बंदा उठा के दे दिया तो। एग्जाम्पल, ए इंस्ट्रक्ट बी अ मर्चेंट टू बाय अ शिप फॉर हिम। बी ने लगा दिया शिप सर्वेयर ऑफ द गुड रेपुटेशन है जिसकी, बाद में कुछ गड़बड़ हो गई, क्या हुआ? द सर्वेयर मेक्स द चॉइस नेग्लिजेंटली and the ship turn out to be unseaworthy and is lost. B is not, but the surveyor is responsible. मैंने तो सही बंदा दिया था ना, सही है, लेकिन मैंने ही गलत बंदा दिया तो मैं लाइबल। आपका एक छोटा सा होमवर्क है, डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट और, मैं तेजी से मैं पढ़ के जा रहा हूं, ठीक है, तुम्हें पढ़ना है। सब एजेंट जो है वो अपना काम एजेंट के अंडर में करता है, सब्सटीट्यूट एजेंट नहीं करता, वो प्रिंसिपल का इंस्ट्रक्शन लेता है। ठीक है, तो ये पहली लाइन मैंने बताई, ये पॉइंट आपको पढ़ने, छोटा सा होमवर्क। अगली क्लास में हम यहां से करेंगे ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एन। ऑल वेल।